14 अगस्त सन 2004 को एक ऐसे इंसान को फांसी दी गई जो शायद बेकसूर था या फिर गुनहगार। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सबूत मिले जिन्हें देखकर लग रहा था कि एक बेकसूर को फांसी दी गई। नमस्कार, आदाब, मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता की ये कहानी। ये कहानी है नागरदास पारेख के परिवार की। नागरदास गुजरात से भवानीपुर में एक आनंद अपार्टमेंट में आकर रहने लगे थे। उनकी अपनी एक ज्वेलरी शॉप थी, उसी पर वो कोलकाता में वहां पर अपना बिजनेस चला रहे थे, उसी ज्वेलरी शॉप से। उनकी फैमिली में कोई ज्यादा लोग नहीं थे। उनका बेटा भवेश पारेख था, पत्नी यशोमती पारेख और बेटी हेतल पारेख थी। सिर्फ ये 4 लोग थे जो अपने अपने कामों में बिजी थे। भवेश अपने पिता के साथ ज्वेलरी शॉप पे चला जाता था सुबह से शाम तक के लिए, और हेतल एक स्टूडेंट थी जो कि 10th क्लास में पढ़ रही थी। कोलकाता के बो बाजार नामक जगह पर उसका स्कूल था जिसका नाम था फिनलैंड गोल्ड स्मिथ स्कूल। यहाँ पर वो पढ़ रही थी। यशोमती एक हाउसवाइफ थी जो कि अपनी फैमिली को अपना अच्छा समय दे रही थी और अपनी फैमिली में वो बिजी थी। जिंदगी यूं ही चलती रहती है। एक खास बात, इस अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसका नाम धनंजय चटर्जी था। ये भी कोलकाता के एक कुरुदेही नाम जगह पर, मतलब इनकी पैदाइश हुई थी, वहां के रहने वाले थे और कुछ समय पहले ही 1987 के आसपास ही इनकी शादी हुई थी। पत्नी से इनकी कुछ खास अच्छी बातचीत नहीं थी, आपस में बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ रह रहे थे, गुजारा कर रहे थे। इनकी पत्नी इन्हें पसंद नहीं करती थी किसी कारण, ऐसा कुछ पता चला था धनंजय जी के बारे में। खैर कोई बात नहीं। ये आनंद अपार्टमेंट में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। जिंदगी यूं ही चल रही थी। साल आया सन 1990 का। 1990 में ISC के एग्जाम शुरू हो गए हेतल पारेख के। ये बोर्ड एग्जाम थे और फिर वो अपने एग्जाम देने जाने लगी। सुबह जाती थी और दोपहर को आ जाती थी। तो मार्च के आसपास मतलब ये एग्जाम शुरू हुए थे। एक दिन क्या होता है, हेतल अपनी माँ से एग्जाम देने के बाद आकर एक शिकायत करती है और कहती है कि माँ, मुझे ना सिक्योरिटी गार्ड ने गंदी नजर से देखा और कुछ ऐसी अश्लील बात कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यशोमती पारेख को हेतल की बात सुनकर मतलब गुस्सा आता है और वो हेतल को समझाते हुए कहती है कि बेटा छोड़ो इन सब बातों को, अगर नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें कुछ बोले तो तुम मुझे बताना। कोई बात नहीं, शायद हेतल की वो गलतफहमी थी या वो सच बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, ये तो उसे ही पता था। लेकिन यशोमती ने नेक्स्ट टाइम वाली बात कहकर हेतल को समझा दिया। अब 2 से 3 मार्च का दिन आता है और हेतल फिर आकर अपनी माँ से शिकायत करती है और कहती है कि माँ, आज फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बदतमीजी की और आज उसने मुझे बोला कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं। हेतल की माँ को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहते अच्छा, उसकी ये हिम्मत, ठीक है कोई बात नहीं। यशोमती अपने हस्बैंड नागरदास से इस बात के बारे में बताती है और कहती है कि देखो ऐसे ऐसे बात है। नागरदास को भी ये सुनकर गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी मैनेजर से इस बात की शिकायत करता है और फिर धनंजय का ट्रांसफर हो जाता है किसी और सोसाइटी। धनंजय को 5 मार्च को वहां से सोसाइटी छोड़ना था और दूसरी जगह अपनी नौकरी ज्वाइन करना था। अब 5 मार्च का दिन था। हेतल भी एग्जाम देकर आ गई थी, वो भी घर में ही थी। करीब कोई 5:30 बजे हेतल की माँ यानी यशोमती पारेख वहां से जाती है मंदिर के लिए। 5:30 बजे वो अपने फ्लैट से निकलती है हेतल से कहकर कि मैं मंदिर जा रही हूँ, अभी आ जाओ। इधर नीचे धनंजय अपनी ड्यूटी पर था, यानी कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी
दोपहर के बाद तो ख़त्म ही हो जाती है। उसके बाद उसने अपनी जो उसकी यूनिफॉर्म थी ड्यूटी की वो उतार कर दूसरी ड्रेस पहन लेता है, अपनी घर की यूनिफॉर्म। और उसके पास एक बैग भी था जिसमें उसके अपने कपड़े थे, क्योंकि उसे कहीं दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था। उस अपार्टमेंट में उसका आखिरी दिन था। अब उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, अपनी यूनिफॉर्म जो उसकी वहाँ की गार्ड की थी वो भी चेंज कर ली थी, अपने घर के कपड़े पहनने लगा, मतलब पहन चुका था। तब दूसरे गार्ड से, जो इवनिंग गार्ड था वहाँ का शाम का, उससे कहता है कि मैं ज़रा ऊपर के थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। तो गार्ड कहता है कि वहाँ क्या काम है, क्यों जा रहे हो? वो कहता है बस है कोई काम, अभी आ रहा हूँ बस। ये कहकर धनंजय चला जाता है और वो गार्ड को बताकर भी जाता है कि वो 3rd फ्लोर पर जा रहा है। दोस्तों, 3rd फ्लोर पर हेतल पारिक का फ्लैट था। हेतल पारिक भी उसी 3rd फ्लोर पर रहती थी। अब थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी मैनेजर आता है और वो इवनिंग गार्ड से पूछता है कि आज जो 5 मार्च को दूसरा गार्ड मतलब आने वाला था धनंजय की जगह पर, क्या वो आया? उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की? तो बताया नहीं सर, आज तो वो नहीं आया, आज तो ड्यूटी पे धनंजय ही था, उसने ही ड्यूटी ज्वाइन की है और अभी अभी वो ऊपर गया है। मैनेजर कहता है उसे बुला। तभी वो नीचे से आवाज लगाता है दूसरा गार्ड धनंजय को। धनंजय तुरंत खिड़की में से झांक कर आवाज सुनते ही मतलब जवाब देता है कि हाँ जी बस आया। धनंजय तुरंत नीचे उतर कर आ जाता है। आने के बाद मैनेजर से बातचीत करता है। मैनेजर धनंजय से पूछता है कि क्या हुआ, तुम तो आज दूसरी सोसाइटी में जाने वाले थे, गए नहीं? तो वो बताता है कि नहीं, आज जो दूसरा गार्ड यहाँ आने वाला था वो आया नहीं और इसी वजह से मैं गया नहीं, और अब सर मैं कुछ दिनों के लिए ना अपने गांव जा रहा हूँ, वहां से आने के बाद ही मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, तब तक मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगा, किसी कारण मतलब उसने बताया। मैनेजर से और भी बातचीत हुई उस दौरान और फिर उसके बाद धनंजय अपना बैग लेकर वहां से चला गया। उसके बाद यानी कोई 6:45 का समय था जब धनंजय ऊपर से नीचे आया था और 5:45 का समय था जब धनंजय अपार्टमेंट से नीचे आया था और 5:35 पर 5:30 के करीब वो वहां से गया था और 5:25 पे हेतल की माँ यशोमती मंदिर गई थी। यानी कि 5 मिनट बाद 5:25 पर यशोमती मंदिर गई और 5:30 पर धनंजय ऊपर गया 3rd फ्लोर पर और 5:45 पर धनंजय नीचे आया गार्ड के बुलाने पर। यही कोई 20 मिनट धनंजय ऊपर रहा अपार्टमेंट में, यानी ऊपर 3rd फ्लोर पर, और तभी फिर वो नीचे आ गया और काफी देर उसकी बातचीत भी हुई। जब धनंजय वहां से जा चुका था उसके कुछ ही देर बाद यशोमती मंदिर से वापस आती है, अपने अपार्टमेंट के ऊपर जाती है, वहां जाकर अपने 3rd फ्लोर पर अपने रूम की बेल बजाती है, अपने फ्लैट की बेल बजाती है। दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा अंदर से लॉक था। तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर, कहते हैं क्या बात हो गई कि पता नहीं क्या हो गया, बेटी दरवाजा नहीं खोल रही है और मैं मंदिर गई थी अभी, पता नहीं क्या हुआ है। घबरा जाते हैं सब लोग सुनकर, यशोमती भी घबरा जाती, से क्या है, बेटी की आवाज ही नहीं आ रही है अंदर से। उस टाइम हेतल पारिक घर में बिल्कुल अकेली थी। जब यशोमती मंदिर गई थी तो उसे छोड़कर गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली में कुल 4 ही मेंबर थे और यशोमती के पति नागरदास अपनी शॉप पर थे और उनका बेटा भी। दरवाजे को तोड़ा जाता है, जबरदस्ती खोला जाता है, लेकिन वो नहीं खुलता। आखिरकार तोड़कर सब लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो घर का सारा सामान उथल पुथल हुआ होता है और हेतल को देखते हैं तो हेतल एक तरफ लहूलुहान हुई पड़ी है। हेतल की हालत इतनी गंभीर होती है कि लोगों को मतलब लोग जब उसे देखते हैं, उसकी माँ उसे देखती है तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। हेतल की इतनी बुरी हालत
होती है उस समय। रोना पीटना हो जाता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर हेतल की ये हालत करी किसने। उस टाइम घर के हालात इतने मतलब बुरे नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई चोर घुस आया है। पहले उसने घर खकोड़ा, फिर हेतल के साथ बदतमीजी की और फिर हेतल को जान से मार डाला। हेतल के कपड़े फटे हुए थे, हेतल का शरीर मतलब इस तरीके का हो रहा था कि दिखाई दे रहा था कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। यशोमती अपने पति को फोन कर देती है, वो भी घर आ जाते हैं, उनका बेटा भी घर आ जाता है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर में एक मातम छा जाता है, लोगों की आर जान लग जाती है इतना बड़ा कांड देखकर। उसके बाद पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आकर सारी मतलब जांच पड़ताल करती है, वहां पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और नागरदास से कहती है कि आपको किसी पर शक है। नागरदास बताते हैं कि मुझे तो वैसे किसी पर शक नहीं है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले सोसाइटी के गार्ड ने बदतमीजी की थी, तो मैंने उसकी कंप्लेन लिखवा दी थी और फिर उसका ट्रांसफर भी हो गया था। अब आगे क्या हुआ है मैं ये सब नहीं जानता। पुलिस नागरदास की मतलब ये बयान लिख लेती है धनंजय के खिलाफ और यशोमती से भी पूछा जाता है धनंजय के बारे में, तो वो भी यही बताती है कि धनंजय ने अभी कुछ दिन पहले उनकी बेटी हेतल के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए उन्होंने उसकी कंप्लेन लिखा दी थी। पुलिस को जांच पड़ताल करते हुए 1 से 2 दिन लग जाते हैं और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हेतल पर चाकू के 21 मतलब घाव किए गए थे और उसके शरीर पर मतलब जो चाकू से 21 घाव किए गए थे इतनी बुरी तरीके से किए गए थे कि शायद ही कोई इंसान करेगा। और हेतल के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। तीसरी बात, हेतल को बुरी तरह से मतलब पीटा गया था। उसके शरीर पर इतनी चोटें थी कि पहले उसे पीटा गया था और फिर गला घोटकर उसको मार दिया गया, उसका दम घोट दिया गया और उसके बाद 21 बार चाकू से मतलब उस पर वार किया गया। हेतल के साथ इतना बुरा मतलब व्यवहार किया। 2 महीने बीत जाते हैं। इसी कार्रवाई में पुलिस पता लगाती है कि आखिर कौन मुजरिम है। मुजरिम का पता नहीं लग पाता, लेकिन सारे सबूत धनंजय के खिलाफ थे। करीब 2 महीने बाद 12 मई 1990 को ही धनंजय के गांव जाकर पुलिस धनंजय को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट करके जेल भेज देती है। पूछताछ करने पर धनंजय बताता है कि उसने हेतल को नहीं मारा है, उसके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है और ना ही उसके साथ पहले भी कोई बदतमीजी की थी। ये सब झूठ है, ये सब एक इल्जाम है। पुलिस इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती क्योंकि धनंजय के खिलाफ सारे सबूत थे। यशोमती ने बताया था कि उनके घर से एक घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी, हैंड वॉच, वो भी गायब हुई। जब धनंजय के घर की तलाशी ली जाती है तो वहां से एक घड़ी भी मिलती है। तो सारे सबूत धनंजय के खिलाफ थे और हेतल के घर से एक शर्ट का, येलो शर्ट का एक बटन भी मिलता है। उस बटन से तो खैर ये पता नहीं लगाया जा सका कि वो धनंजय की ही शर्ट का था, लेकिन हाँ बटन मिला था जब हेतल का मर्डर किया गया। सारे सबूत धनंजय के खिलाफ थे और धनंजय कुछ नहीं कर पाया सिवाय इस बात को कहता रहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने हेतल के साथ, उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मेरा यकीन करो। लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। धनंजय ने काफी कोशिश की अपनी बात रखने की, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की, लेकिन बेगुनाही साबित नहीं हुई। आखिरकार 14 अगस्त सन 2004 को सुबह 4:30 बजे धनंजय को नहलाया धुलाया गया, उसे नए कपड़े पहनाए गए और फिर उसे फांसी दे दी गई। उस टाइम भी धनंजय ने अपनी बात यही कही जो वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, डॉक्टर और जो फांसी देता है वो इंसान भी।
उनसे यही कहा उसने कि वो बेगुनाह है, उसने ये नहीं किया, किसी की जान नहीं ली है, किसी के साथ दुष्कर्म नहीं किया। लेकिन फांसी की सजा सुना दी गई थी और उसके खिलाफ सबूत इसलिए भी था क्योंकि वो लड़की 16 साल की थी। 16 साल की लड़की के साथ किसी ने इतना बुरा कर्म किया और इनकी चाकू से उसे गोद दिया गया। ये कोई माफी वाली बात नहीं थी। इसीलिए धनंजय को किसी ने भी नरम निगाह से नहीं देखा। उसे फांसी की सजा सुनाने के बाद सभी लोगों ने यही गुहार दी कि उसे उम्र कैद ना ही हो तो बेहतर है, उसे फांसी ही होनी चाहिए। और 14 अगस्त को धनंजय को फांसी हो गई। फांसी होने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया कि हाँ अब ये मर चुका है। उसकी फैमिली को भी इस बारे में बताया गया कि आप धनंजय की बॉडी को अब ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी फैमिली खिलाफ थी। पत्नी भी उसके मतलब उनके बीच सही रिलेशन नहीं थे, वो भी नहीं आई और उसकी फैमिली से भी कोई नहीं आया धनंजय की, सब उसके खिलाफ थे। आखिरकार उसका जो भी अंतिम संस्कार किया वो पुलिस ने ही किया। दोस्तों, जब धनंजय चटर्जी को फांसी हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सबूत मिले, कुछ ऐसी बात सामने आई जो ये चीख चीख के कह रही थी कि जैसे एक बेगुनाह को फांसी हुई है। और वो सबूत क्या थे? वो सबूत ये थे कि जब हेतल का पोस्टमार्टम किया गया था और उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें आया था कि हेतल के साथ दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म किया गया था तो फिर उसके शरीर पर ऐसे निशान क्यों नहीं थे जो जबरदस्ती के होते हैं? उसने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर उसे धनंजय से परेशानी थी, दिक्कत थी, तो फिर उसने दरवाजा क्यों खोला? और दरवाजा खोला तो उसे अंदर आने क्यों दिया? वो चीखी पुकारी क्यों नहीं? तीसरी बात, धनंजय का डीएनए टेस्ट और हेतल का डीएनए टेस्ट अलग था, मैच नहीं था। हेतल के नाखून से यह पता लगाया गया कि वो दूसरे के खून से छेड़छाड़ है, यानी उसके हेतल के जो नाखून थे दूसरे के खून के मतलब निशान जो थे वो हेतल के नाखून पे पाए गए थे। उससे पता लग रहा था कि वो दूसरे की स्किन टेस्ट से कि भाई वो उसके साथ छेड़ाखानी की गई है, लेकिन उसमें ये नहीं पता लग रहा था कि किसी और का संबंध जो उससे बनाया गया है वो जबरदस्ती का था या उसकी मर्जी का था, क्योंकि हेतल के शरीर पर ऐसे कोई भी जान बचाव वाले निशान नहीं थे। और फिर उसकी गला घोट के हत्या की गई थी, यानी पहले हेतल की मर्जी से ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी गला घोट के हत्या कर दी गई और उसके बाद उसको चाकू से गोद डाला। अगर ये सब हेतल की बिना मर्जी के किया गया था तो फिर हेतल चिल्लाई क्यों नहीं? उसने धनंजय को अंदर क्यों आने दिया? ये सारी चीजें धनंजय के बेगुनाह होने की थी और ये सब बातें जब धनंजय को फांसी दे दी गई उसके बाद सामने आई। दोस्तों, ये एक ऐसा अपराध था जो क्लियर नहीं हुआ और क्लियर हो भी गया था, लेकिन कोर्ट फिर भी इस उलझन में फंसी रही कि आखिर उन्होंने एक बेगुनाह को फांसी दे दी। अभी तक भी ये मामला क्लियर नहीं हो पाया है कि हेतल के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ था या धनंजय ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। अब रही बात घड़ी की कि घड़ी धनंजय के घर से मिली थी। धनंजय को के घर से जो घड़ी मिली थी दरअसल वो धनंजय की अपनी घड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर का जो सीरियल नंबर होता है वो अलग था। बस घड़ी का जो ऊपर का डायल था वो यशोमती के घर से गायब हुई घड़ी से मैच था। बाकी जहां से यशोमती ने वो घड़ी खरीदी थी, यानी नागरदास ने जो घड़ी खरीदी थी, उस घड़ी को जब उस दुकान पर दिखाया गया तो उससे पता चला कि वो घड़ी दूसरी थी और जो धनंजय के घर से घड़ी मिली थी वो घड़ी दूसरी थी। लेकिन इसकी जानकारी भी धनंजय के जीते जी नहीं हो पाई, बाद में इसकी जांच हुई। कुल मिला के
घड़ी की भी बात साफ हो गई थी कि घड़ी धनंजय की अपनी घड़ी थी, क्योंकि उसका सीरियल नंबर मिल ही नहीं रहा था उनकी घड़ी से जहां से उन्होंने वो खरीदी थी। ये बात दुकानदार ने ही क्लियर कर दी थी कि ये घड़ी उसकी दुकान की है ही नहीं, लेकिन बात देर से मालूम हुई। उस घड़ी को यशोमती ने मांगने की कोशिश भी की थी पुलिस से कि उन्हें वो घड़ी वापस चाहिए, लेकिन पुलिस ने वो घड़ी नहीं दी। वो घड़ी पुलिस के ही पास रह गई थी। लेकिन जब बाद में इस केस की जांच हुई तब इस बात का खुलासा हुआ कि घड़ी धनंजय की ही थी। पुलिस इस बात को पहले क्लियर नहीं कर पाई। पहले वो सबूतों के मतलब सबूतों में उलझी रही जो कि धनंजय के खिलाफ थे। दोस्तों, ये एक ऐसी फांसी थी जिसका पूरे देश को मतलब अफसोस है, कानून को अफसोस है। आपसे गुजारिश है कि किसी भी बेगुनाह को इस सबूतों के तौर पर फंसाया ना जाए, झूठ के तौर पे फंसाया ना जाए। अगर कुछ सच्चाई सामने आ रही है तो सच को क्लियर करना चाहिए। झूठ के बिना पर किसी को भी मतलब सजा नहीं देनी चाहिए। धनंजय के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और हेतल के साथ जो कुछ हुआ वो उससे भी बुरा हुआ। पता नहीं हेतल ने अपनी माँ से उस रोज सच बोला था या झूठ बोला था, क्योंकि सारे सबूत धनंजय के खिलाफ थे, जबकि धनंजय बार बार ये कह रहा था कि उसने उसके साथ बदतमीजी की ही नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये घटना आपको कैसी लगी, आप बताइए हमें कमेंट्स बॉक्स में। तब तक आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल क्राइम इंडिया। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी फिर से एक नई घटना। आप हमारी इस कहानी को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।